Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहाँ हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, उन आर्टिकल्स को इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली कवर करते हैं. सो आज है 8th of March and with that I would like to wish you all a very happy महाशिवरात्रि along with हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो चलिए देख लेते हैं कि आज 8th मार्च के न्यूज़पेपर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले आज हम बात करेंगे नाइजीरिया की. नाइजीरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने हमें एक सिचुएशन बताई है कि नाइजीरिया में मोर देन 200 पीपल हैव बीन अबडक्टेड और ये अबडक्शन नाइजीरिया के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने की है. ये नाइजीरिया का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप काफ़ी न्यूज़ में रहता है एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज़ बोको हराम. बोको हराम इसे कई जगह पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह देते हैं एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि नाइजीरिया को अफेक्ट करती है. स्पेशली नाइजीरिया का जो नदर्न मोस्ट एरिया है वहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप काफ़ी एक्टिव है. एंड कभी न्यूज़ आती है कि इन्होंने कुछ विलेजेस पे जाकर अटैक किया, कभी लोगों को मार दिया और या फिर किडनैप या फिर अबडक्ट किया. तो वही चीज़ यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे रेज किया है कि मोर देन 200 पीपल हैव बीन अबडक्टेड बाय दिस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और विमेन इंक्लूडेड हैं. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि नाइजीरिया की सिचुएशन क्या है ये बोको हराम ग्रुप और इस तरह की एक्टिविटीज़ नाइजीरिया में कब से चलती हुई आ रही हैं. देन वील ऑल्सो गोना टॉक अबाउट स्वीडन. देखिए स्वीडन लगातार न्यूज़ में है. हम जानते हैं कि स्वीडन है जो नेटो का मेंबर बन चुका है. लास्ट वीक हमने देखा कि हंगरी ने पहले कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई हुई थी जिसकी वजह से स्वीडन मेंबर नहीं बन पा रहा था नेटो का, लेकिन फिर लास्ट वीक फाइनली हंगरी अप्रूवल दे देता है, जिसके बाद रास्ता क्लियर हो जाता है स्वीडन का नेटो ज्वाइन करने के लिए. और कल के दिन स्वीडन ने ऑफिशियली नेटो को ज्वाइन कर लिया है. जितना भी जो प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेसेस कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेटो बेसिकली है क्या. यहाँ पे जब हम नेटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर बिकॉज स्वीडन इसका मेंबर अभी रिसेंटली बना है. देन हमारे पास रेड सी एरिया अगेन न्यूज़ में है. येमेन में सिचुएटेड हूथी रेबल्स लगातार रेड सी रीजन से पास होने वाली मर्चेंट वेसल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये हुआ गल्फ ऑफ एडन में एक वेसल के ऊपर हिट किया गया एंड INS कोलकाता ने वहाँ पे इस वेसल को असिस्ट किया एंड वी रेस्क्यूड 21 क्रू मेंबर्स. तो देखिए लगातार जो रेड सी क्राइसिस की वजह से वेसल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि इंडियन नेवी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है. हम एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स के जैसे सामने आ रहे हैं. कभी हमारा मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम न्यूज़ में आता है, उनको डिप्लॉय किया गया है इन द गल्फ ऑफ एडन, और अभी INS कोलकाता ने यहाँ पे अपना क्विक रिस्पॉन्स के साथ इस वेसल को असिस्ट किया है. So we'll try to understand this entire situation and the role that Indian Navy is playing over here. And then we'll talk about another scheme जो कि न्यूज़ में है, which is your उज्ज्वला योजना. So government ने उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए और extend कर दिया है. So we'll try to note down some important points from this particular scheme जो हमें पता होने चाहिए. And then again we're gonna talk about Haiti. नाइजीरिया की अगर हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे जिस तरह एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो वहाँ पे काफ़ी वायलेंट हो रखा है. अगर हम हेती की बात करें तो हेती के अंदर एक तरह से सिविल वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गैंग जिसका नाम है G9 एंड फैमिली. ये जो गैंग है इसने जो हेती की कैपिटल सिटी है पोर्ट ओ प्रिंस, वहाँ पे भी एक काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस की थी, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस की थी, जिसकी वजह से एक नेशन वाइड क्राइसिस जो था वो बिल्डअप हो गया था. तो वही जो क्राइसिस है, वही जो गैंग्स की जो वायलेंस है, उसने हेती को पूरे तरीके से अनगल्फ करके रखा हुआ है. और इसी चीज़ को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस इशू को रेज किया है. तो आज की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइजीरिया के नाइटमेयर के बारे में, जो कि इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के फॉर्म में आ रहा है एंड द नेम ऑफ दिस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इज़ बोको हराम.
देखिए लगातार अगर आप आईआर को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, तो अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो न्यूज़ में हैं। जैसे कि अब हम जब रेड सी की हम बात करते हैं, आज की वीडियो में भी करेंगे, तो तब हम देखते हैं कि जब भी हम येमेन की बात करते हैं तो जानते हैं कि वहाँ पे हूथी रेबल्स जो हैं वो एक्टिव हैं। फिर जब हम लेबनान की बात करते हैं इज़राइल के नॉर्थ में, तो लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप जो है वो एक्टिव है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आज हमारे पास जो एक नया नाम आया है, ये याद रखना ज़रूरी है कि नाइजीरिया में भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम है बोको हराम। ठीक है, अक्सर हमारे प्रीलिम्स में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो याद रखेंगे बोको हराम कहाँ पे लोकेटेड है। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नाइजीरिया के अंदर एक्टिव है। देखिए लगातार न्यूज़ में रहता है, हेयर एंड देयर हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। ये जो ग्रुप है बोको हराम, ये नाइजीरिया के अंदर कभी विलेजेस के ऊपर अटैक कर देता है, कभी लोगों को मार देता है, कभी किडनैप कर देता है, एंड इट इज़ प्रूविंग टू बी एगोनाइजिंग इशू फॉर द नाइजीरिया। अगर हम बोको हराम के इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इसकी हिस्ट्री को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ नाइजीरिया, एंड नाइजीरिया का ये जो नदरन मोस्ट एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंट है बोको हराम, एंड इसको इवन स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी इस एरिया को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो बोको हराम का जो राइज हुआ था वो इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट्स के फॉर्म में हुआ था। 2002 में मिस वर्ल्ड पेजेंट को इनिशियली प्लान किया गया था कि ये नाइजीरिया की कैपिटल सिटी अबूजा में होगी, बट उसके बाद क्या हुआ कि इस इवेंट को शिफ्ट कर दिया गया था लंदन में, बिकॉज काफ़ी सीरियस टेंशंस बिल्डअप हो गई थी नाइजीरिया में अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इवेंट कि मिस वर्ल्ड पेजेंट यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाए। तो इसका प्रिटिक्स ये था कि देयर वाज मैनी नाइजीरियन मुस्लिम्स जिन्होंने कहा कि ये जो इवेंट है ये मुस्लिम विमेन के लिए जो फेमिनिस्ट मॉडेसिटी को हम प्रमोट करते हैं, हमारे कल्चर में जो फेमिनिस्ट मॉडेसिटी है, जो हमारी परसेप्शन है, ये इसके अगेंस्ट है। तो जिसे लेकर नाइजीरिया में नाइजीरियन मुस्लिम्स ने इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर कि मिस वर्ल्ड का पेजेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज ना किया जाए, तो वहाँ से यहाँ पे कल्चरल राइट का एक रुख ले लेता है। तो लार्ज स्केल राइट्स यहाँ पे होते हैं, वायलेंस होती है, स्पेशली इन द नदरन मोस्ट टाउन ऑफ द नाइजीरिया। एंड बोको हराम, हालांकि 1990 से ही ये ग्रुप जो है वो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जब ये मूवमेंट आती है कि 2002 के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट के बाद इस कल्चरल राइट को एक तरह से एक इग्निशन मिल जाती है, एंड इसके बाद बोको हराम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एक रेडिकल लीडरशिप बोको हराम ग्रुप को मिलती है, एंड मेनली ये नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया के अंदर ही जो ग्रुप है वो एक्टिव है, लेकिन इसके आसपास जो कंट्रीज जैसे कि देयर इज़ नाइजर, देयर इज़ चड, देयर इज़ कैमरून, ये इन पर्टिकुलर एरियाज़ को भी अफेक्ट करता है। सो आइडियोलॉजी बेसिकली यहाँ पे ये है, जब हम बोको हराम का मतलब भी अगर निकालने जाते हैं, सो बोको हराम का मीनिंग है वेस्टर्न एजुकेशन इज़ फॉरबिडन, एंड यहाँ पे हाउसा लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है, विच इज़ कॉमनली स्पोकन इन द नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया, एंड बोको हराम में वेस्टर्न एजुकेशन को पूरे तरीके से फॉरबिड किया जाता है। दिस ग्रुप डिस्पाइसेस एनीथिंग जिसमें कहीं से भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर आता है तो उस चीज़ को भी यहाँ पे नकारा जाता है। इवन अगर कहीं पे लिबरल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात भी अगर आए तो वो भी इस ग्रुप के अगेंस्ट है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि जो नाइजीरियन स्टेट को वो अपना एनिमी मान लेते हैं, एंड बोको हराम ग्रुप दे वांट कि यहाँ पे नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट आए, विच शुड बी गवर्न बाय द कुरानिक प्रिंसिपल्स एंड शरीयत। तो इसी चीज़ को लेकर इवन 2015 में बोको हराम प्लेज करता है दैट दे विल शो देयर एलिजेंस टू ISIS। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एक इस्लामिस्ट ग्रुप की तरफ है जो कि वेस्टर्नाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। So I think after knowing the ideology of this particular group, now we understand कि क्यों नाइजीरिया के में ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिव है। इवन अगर आप आसपास की कंट्रीज़ की जो हम बात कर रहे थे, नाइजीरिया, चड, कैमरून, नाइजर, बेनिन, ऑल ऑफ दीज आर थ्रेटेंड बाय द बोको हराम ग्रुप, एंड इसीलिए ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाई है अगेंस्ट द बोको हराम ग्रुप, एंड ये फोर्स 1994 से ही एग्जिस्ट कर रही है, एंड इवन 2012 में भी इसको फर्दर इसके मैंडेट को एक्सटेंड किया गया था ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई और जिहादिस्ट ग्रुप भी अगर आता है तो वो उसके अगेंस्ट भी काम कर पाए। तो
तो ये एक डेवलपमेंट है, ये एक आइडिया आपको नाइजीरिया के बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेड सी क्राइसिस के बारे में। देखिए, रेड सी क्राइसिस एज वी ऑल नो कि जब हम रेड सी एरिया देखते हैं तो यहाँ पे है येमेन, ठीक है, दिस इज़ येमेन। और येमेन में एक्टिव है अनदर मिलिटेंट ग्रुप, द नेम ऑफ द ग्रुप इज़ हूथीज़। इसको हाउथीज़ भी बोल देते हैं, हूथीज़ भी बोल देते हैं। अब क्या है इनकी आइडियोलॉजी, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि जो इजराइल गाज़ा वॉर जो हो रही है, दे वॉन्ट टू शो देयर सॉलिडारिटी विद वॉट इज़ हैपनिंग इन द गाज़ा। एंड इसीलिए क्या हो रहा है कि रेड सी विच इज़ द वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट, अगर आपको अरेबियन सी, इंडियन ओशन से यूरोप के पास जाना है, अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है, सो द रूट विच इज़ यूजुअली टेकन इज़ थ्रू गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, रेड सी, सुएज कनाल टू मेडिटेरेनियन सी। दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिग बिजिएस्ट रूट। एंड इस रेड सी से जब कोई भी वेसल पास कर रही है, उन वेसल्स के ऊपर अटैक कर रहा है कौन? हूथी रेबल्स। एंड यहाँ से क्या है कि अब देखो कि रेड सी विच इज़ अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब और यहाँ पे है गल्फ ऑफ सुएज। इसके बीच में ये जो लीनियर आपको वाटर बॉडी मिल रही है, दिस इज़ योर रेड सी। एंड इट्स अ वेरी नैरो इनलैंड सी। एक तरफ इसके अरेबियन पेनिनसुला आ जाता है और एक तरफ अफ्रीका आ जाता है, और यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो देखो काफ़ी डिसरप्शन हो गई। एक तो इंटरनेशनल सी रूट में हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से अब जो फ्राइट रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं और जो शिप्स हैं वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए गुजर रहे हैं। एक तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, इससे डिस्टेंस बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ चुकी है, डिले बढ़ चुका है। तो अब देखिए हुआ क्या है, अगेन जो कमर्शियल वेसल जो यहाँ से पास कर रही थी गल्फ ऑफ एडन में, उसके ऊपर अटैक होता है बाय द हूथीज़। लेकिन न्यूज़ ये है कि येट अनदर अटेम्प्ट बाय द इंडियन नेवी, जिसमें हम इस रेड सी क्राइसिस को किसी न तरीके से काउंटर कर रहे हैं एज बीइंग द क्विक रिस्पॉन्डर इन दिस एरिया। एंड हमारा INS इंडियन नेवल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता ने रिस्पॉन्ड किया इसे लेकर, इस मर्चेंट वेसल को लेकर। एंड इस वेसल में जो 21 क्रू मेंबर्स थे उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि INS विशाखापट्टनम जो था वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा था। सो वी बीइंग द बिगेस्ट नेबर इन द इंडियन ओशन रीजन, तो हम यहाँ पे अपनी नेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे निभा रहे हैं। अच्छा, जब देखो यहाँ पे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, यहाँ की मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि रेड सी को टच करने वाले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। सो वी कैन सी दैट वी हैव येमेन, वी हैव Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Eritrea and Djibouti। So इसको लेकर हम एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं एंड द नेम इज़ वाई सीड्स। कैसे याद रख सकते हैं? वाई सीड्स। वाई इज़ फॉर येमेन, एस इज़ फॉर सऊदी अरेबिया, ई इज़ फॉर इजिप्ट, अनदर ई इज़ फॉर एरिट्रिया, अनदर ई इज़ फॉर Djibouti and the S is for Sudan। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि रेड सी को टच करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये देखो यहाँ पे है गल्फ ऑफ सुएज। कैन यू सी, दिस इज गल्फ ऑफ सुएज। और हम जानते हैं कि इसी गल्फ ऑफ सुएज के आगे यहाँ पे क्या बनाई गई है? सुएज कनाल। सुएज कनाल, ठीक है। अब देखो गल्फ ऑफ सुएज के दोनों तरफ कौन है? इजिप्ट। गल्फ ऑफ सुएज के दोनों तरफ कौन है? इजिप्ट। लेकिन अगर आप दूसरी गल्फ देखो यहाँ पे, विच इज गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा इंपॉर्टेंट है, रेड सी का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है ये। और आप देख सकते हो कि गल्फ ऑफ अकाबा को एक तरफ से तो कौन टच कर रहा है? इजिप्ट टच कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ से कौन टच कर रहा है? सऊदी अरेबिया टच कर रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन आप ये देखो, इसे इजराइल भी टच करता है और इसे जॉर्डन भी टच करता है।
इज़राइल गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है और जॉर्डन भी गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमने क्या देखा आज न्यूज़ में? कौन है? गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में है येमेन और साउथ में है सोमालिया। ठीक है, अब इनके बीच में आती है स्ट्रेट। स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। अब देखो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इट्स ए नैरो वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब के एक तरफ पे है रेड सी और दूसरी तरफ पे है गल्फ ऑफ एडन। सो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेती के बारे में। अब देखिए, जब भी हम हेती की बात करते हैं पहले आप इसकी लोकेशन को समझ लीजिए ताकि हमें पता हो कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और यहाँ पे है करेबियन सी। और इस करेबियन सी में लोकेटेड हैं बहुत सारे आइलैंड्स जिनको हम बोल देते हैं करेबियन आइलैंड्स। ठीक है, और इन्हीं करेबियन आइलैंड्स में ये एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है हेती। द नेम ऑफ द कंट्री इज हेती। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दिस इज द आइलैंड और इस आइलैंड के ऊपर दो कंट्रीज हैं। एक जो वेस्टर्न साइड पे है इस कंट्री का नाम है हेती और जो ईस्टर्न साइड पे है इसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, ये तो कंट्रीज के नाम हो गए, ये तो पॉलिटिकल एंटिटी हो गया कि इस आइलैंड के वेस्टर्न साइड पे कौन है? हेती है और ईस्टर्न साइड पे कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक। बट माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड? इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है हिस्पैनियोला। द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज हिस्पैनियोला। और इस हिस्पैनियोला का कुछ 1/3 एरिया वेस्टर्न साइड में किसने ऑक्यूपाई किया है? हेती ने। और इसके ईस्टर्न साइड पे कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये अपना लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? हेती विद डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके अलावा हेती के आसपास और बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं। यू कैन सी देयर इज जमाइका ओवर हियर, क्यूबा ओवर हियर, जो कि इसके बिल्कुल नेबरिंग आइलैंड्स हैं। ठीक है जी, एंड यहाँ पे जो एक्टिविटी जो हो रही है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, दैट इज सम वायलेंस विच इज गोइंग ऑन ओवर हियर। इससे पहले भी ये न्यूज़ में था। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टाइमली यहाँ पे मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशंस लेकर आती है। इससे पहले कीनिया वाज लीडिंग दिस पर्टिकुलर मिशन, जिसमें बेसिकली एम यही है कि जो वायलेंस यहाँ पे हो रही है उसको रिस्टोर किया जा सके, यहाँ पे सिक्योरिटी लाई जा सके और हेती का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब है क्या कि यहाँ पे एक गैंग वायलेंस काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है। इट्स अ गैंग वायलेंस ओनली, जिसकी वजह से पूरी कंट्री सफ़र कर रही है, पूरी कंट्री में क्योस है। सो इस गैंग का नाम है G9 एंड फैमिली। अगेन ये चीज़ याद रखेंगे, G9 एंड फैमिली। सबसे पहली बात तो ये क्या है? दिस इज़ द नेम ऑफ द गैंग और ये कहाँ से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू हेती। ठीक है, और इस गैंग ने हेती की कैपिटल सिटी, द नेम ऑफ द कैपिटल इज पोर्ट ओ प्रिंस। इस कैपिटल सिटी में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस की। दे डिस्ट्रप्टेड दिस एंटायर सिटी एंड वाइड स्प्रेड किलिंग हुई। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड ओवर हियर एंड ये वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इन द पीरियड ऑफ 2022, अक्टूबर 2022 स्पेसिफिकली टिल जून 2023। ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड किलिंग्स यहाँ पे होती है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बार बार यहाँ पे रेज किया कि हेती में सेक्सुअल वायलेंस जो है वो बहुत राइज हो चुका है। इवन क्राइम अगेंस्ट विमेन अपने पीक पे है। मास लूटिंग यहाँ पे होती है, घरों को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओवर हियर दे आर फ्लीइंग फ्रॉम देयर हाउसेस। एक क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। एज पर द एस्टिमेट्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन हेती is under the need of humanitarian assistance.
और इसी चीज़ को देखते हुए इवन हेती के प्राइम मिनिस्टर इवन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि उनको एक स्पेशलाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे आके इन गैंग्स को और इन गैंग्स के जो बैकर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। इससे पहले यूएन का पीस कीपिंग मिशन यहाँ पे कंक्लूड किया गया था इन 2017। कीनिया अगेन वॉलंटियर्ड कि वो इस यहाँ पे अभी अपनी फोर्सेस को लेकर आएंगे। एंड द अदर कंट्रीज ऑल्सो, बहामास, जमाइका, बामुडा, एंटीगुआ, जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इन न्यूज़। तो इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इसी चीज़ को लेकर अपना कंसर्न एक्सप्रेस कर रही है दैट द सिचुएशन इज़ डिटेरियोरेटिंग इन हेती एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिचुएशन को दोबारा कंटेन किया जा सके। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इट। मूविंग अहेड, बात करते हैं स्वीडन की। एंड स्वीडन की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नेटो को ऑफिशियली स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जब हम नेटो की बात करते हैं तो कुछ बेसिक बातें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है। नेटो को 1949 में इस्टेब्लिश किया जाता है और उस टाइम पे इसके 12 फाउंडिंग नेशंस थे। दे वर 12 फाउंडिंग नेशंस in 1949, and majority of these countries they are from North America. नॉर्थ अमेरिका में भी बेसिकली अमेरिका और कनाडा मेनली यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा द रेस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम यूरोप। एंड ये इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन को इंटरनेशनल स्टेबिलिटी में इवन एक कॉर्नरस्टोन की तरह देखा जाता है। इट्स अ ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब किसी एक कंट्री के ऊपर हमला जो कि नेटो का मेंबर है तो माना जाएगा कि नेटो के जितने भी कंट्रीज़ हैं हम सब के ऊपर हमला और हम सब इसको लेकर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल। नेटो का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन ब्रसल्स, बेल्जियम। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि ब्रसल्स में, बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। एंड नाउ अब स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने के बाद स्वीडन इज़ द 32nd कंट्री विच हैज़ ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने मेंबर हैं नेटो के, तो अब स्वीडन की एडिशन के साथ देर आर 32 मेंबर कंट्रीज़ जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ठीक है जी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एंड द न्यूज़ इज़ दिस कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 1 more ईयर। ठीक है, और देखिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके अगर हम मेजर फीचर्स देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसे एज अ फ्लैगशिप स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में जो रूरल और जो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं उन सबको एक क्लीन कुकिंग फ्यूल मिल सके इन द फॉर्म ऑफ LPG, क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल, जो कि अदरवाइज ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स यूज़ करते थे। फायरवुड को बर्न करते थे, कोल बर्न करते थे, काउ डंग केक्स को बर्न करते थे। और इस ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स में क्या है कि काफ़ी स्मोक जनरेट होता है एंड दिस इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द रूरल विमेन एज वेल एज द इन्वायरमेंट। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक क्लीन कुकिंग फ्यूल सबके लिए अवेलेबल हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई जिससे कि विमेन को एम्पावर किया जा सके, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड इंडिया में अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से जो डेथ्स होती हैं उस नंबर को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि ये भी पाया गया कि जो यंग चिल्ड्रन हैं इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से, अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से जहाँ पे फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, यंग बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस का नंबर काफ़ी बढ़ रहा था। तो यही देखते हुए यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो सब्सिडी है ऑफ ₹300 पर LPG सिलेंडर वो दी जाती है एंड अप टू 12 रिफिल्स दी जाती हैं हर साल। एक साल में आप 12 बार रिफिल कर सकते हैं एंड इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 1 more ईयर।
ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.